नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के 80% आएंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के 20% आएंगे। कुल 100% का कुल प्रश्नों की संख्या 100, अंक रहेंगे 200। उसके लिए हम देख रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो रहेंगे नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित और संपूर्ण व्याख्या इनके अंदर की जाएगी। दोस्तों, आज जो हमारा मॉडल पेपर है उसकी संख्या है आपकी 27 नंबर। दोस्तों, इससे पहले 26 मॉडल पेपर हमने देख लिए। हर एक मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है तो जो भी समय है इसमें कर लें। बाकी पेपर पेस्ट के जो कंप्लीट नोट्स है, फैक्ट वाले नोट्स, शॉर्ट के अंदर नोट्स, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। एक सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तैयारी की है पेपर फेस्ट की, वो साथी हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। और वो कैसे जुड़ सकते हैं, यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए और वहां पर फॉलो करके आप मैसेज कीजिए दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के इस मॉडल पेपर की ओर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन नहीं हुआ, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, श्रीमती प्रभा राव और रघुकुल तिलक। दोस्तों बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो मित्रों देखिए, अभी तक राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। दरबारा सिंह का, निर्मल चंद जैन का, श्रीमती प्रभा राव का और रघुकुल तिलक का नहीं हुआ है। इनकी जगह है शैलेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों समझ गए आप। रघुकुल तिलक जिनके कार्यकाल के समय क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 से 1980 के बीच। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे? वेदपाल त्यागी, प्रभा राव, सरपूर्णानंद या मदन लाल खुराना। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक राजस्थान में अगर कार्यवाहक राज्यपालों की हम बात करते हैं तो 4 राज्यपाल रहे हैं, नवरंग लाल टिबेरवाल, वेदपाल त्यागी, ऑप्शन ए आपका सही है यहां पे। इसके अलावा निर्मल चंद जैन, स्वरूप सिंह। दोस्तों ये कार्यवाहक राज्यपाल है, इसका प्रावधान जो किया गया वो किया गया अनुच्छेद 160 के अंदर। दोस्तों आर्टिकल 160 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। 1975 के अंदर जो राष्ट्रीय आपात लगा उस समय सरदार जोगिंदर सिंह, हुकुम सिंह, एम चेना रेड्डी या बलिराम भगत। बताइए दोस्तों, राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार राष्ट्रपति शासन है जो लगा है दोस्तों। और उस समय यानी 1975 के समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? दोस्तों ये आपसे यहां पे पूछा गया है। 1975 की बात हो रही है यहां पे। क्या 1975 में राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992-93 में ये राष्ट्रपति शासन है जो लगा है दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल था, राजस्थान में आपातकाल नहीं, राष्ट्रीय पूरा राष्ट्र में आपातकाल। उस समय राज्यपाल थे सरदार जोगिंदर सिंह। आ गया समझ में आपके? ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, इंपॉर्टेंट भी रह सकता है। बताइए, सरकारिया आयोग, पूंची आयोग, वेंकटचेलिया आयोग और प्रथम सुधार प्रशासनिक सुधार आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन भी रह सकता है। ये कमेंट करके आपको जल्दी से उत्तर देना। आपको पर्याप्त समय हर क्वेश्चन में दिया जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर सके दोस्तों। यहां पे देखिए, सरकारिया आयोग कब बनाया गया? 1983 के अंदर। पूंची आयोग कब बनाया गया?
कब बनाया गया? 2007 में। वेंकटचेलिया आयोग कब बनाया गया? 2000 के अंदर। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। 2431 ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 167 में निम्न में से कौन से कर्तव्य मुख्यमंत्री के नहीं है, वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद के समस्त प्रशासनिक तथा विधान विषयक विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित कर रहे। राज्य प्रशासन तथा विधान विषयक विनिश्चयों की जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उन्हें दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा उपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाना। और विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी परामर्श देना। यहां पे अनुच्छेद 167 में निम्न में से कौन से कर्तव्य मुख्यमंत्री के नहीं है, वो आपको बताने दोस्तों। ये वाला नहीं है दोस्तों 167 में, ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्ताव से संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय। प्रशासन और विधायन के प्रस्ताव से संबंधी मामले होते हैं, उनमें मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं कौन? राज्यपाल। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री के संबंध में गलत कथन पहचाने। वह राज्य का योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है या राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। संवैधानिक प्रधान ये राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रधान होता है, संवैधानिक नहीं। संवैधानिक राज्यपाल होगा। तो ये आपका डी यहां पे गलत दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां थे दोस्तों, बरकतुल्ला खां। समझे आप? पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी सबसे पहले। इसके अलावा यहां पे दिया गया आपको, देखिए, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, टीकाराम पालीवाल। और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल ही बने थे दोस्तों, याद रखना आपको। आगे बढ़िए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन हो, उसे त्यागपत्र देना हो पड़ता है, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं? कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन होना जरूरी है दोस्तों। अनुच्छेद 164 के तहत ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्री परिषद के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें व असत्य कथन की पहचान करें। जो गलत है वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी किस? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, यहां पे असत्य कथन है, उनकी आपको पहचान है जो करनी होगी यहां पे दोस्तों। बताइए, विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा। दल बदल के आधार पर नियर व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी निर होगा। राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो यह सत्य कथन कौन सा है? वेतन भत्तों का निर्धारण क्या राज्यपाल करता है? मंत्री परिषद। विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है, यह सही है आपका। चलो यहाँ पे असत्य को सत्य कर लेते हैं कि सत्य कथन बताइए। यहाँ पे हटाइए, सिर्फ सत्य कथन बताइए आप।
दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, मतलब 1 3 4 बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा दोस्तों? बताइए। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ए व बी दोनों? फटाफट कमेंट कर दें दोस्तों, थोड़ी स्पीड के साथ चलना। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा? किसे कहा? मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को। डी ऑप्शन, ए व बी दोनों आपके सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्वों को भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के समान किसने कहा? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? नीति निर्देशक तत्वों को भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के समान बी आर अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति निर्देशक तत्वों में निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं करता? 38, 41, 47 या 44? तो नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद है जो समाजवादी सिद्धांत है उसकी पुष्टि नहीं करता है? ये रहा अनुच्छेद 44 दोस्तों। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र है उनके सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने से जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन से नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं है? अनुच्छेद 39A, 43A, 48A या सभी? मूल संविधान में कौन से नहीं थे? बात करें हम 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन की दोस्तों, इसके तहत 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। 39A, 43A, 48A और अनुच्छेद 39, एक अनुच्छेद आर्टिकल 39 भी था, समझे आप। 39 से कहता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुच्छेद 48A कहता है पर्यावरण को बेहतर बनाना, जंगलों हो या वन्य जीवों की रक्षा करना होगा। और अनुच्छेद 39 है ये बच्चों के स्वास्थ्य विकास को सुरक्षित करने से जुड़ा हुआ है। तो उपयुक्त सभी ये बाद में जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही कूट को पहचाने। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश है, इनके उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं, राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है। सही कूट आपको यहां पे पहचानना होगा दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, समझे आप। और इनको न्यायालय में चुनौती भी दे सकता है, समझे आप। यह बात है दोस्तों, राज्य का दायित्व है, बाध्य नहीं है। राज्य का दायित्व है कि वो लागू करें इनको। तो ये चौथा गलत है। ABC यानी 1 2 3 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 16 देखिए, संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें क्या शामिल नहीं है इनमें से? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय? बताइए दोस्तों। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है?
बताइए। 1, 708, 545, 250। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है दोस्तों, बैलेट पेपर के द्वारा। और मत मूल्य की अगर बात करें, एक संसद के जो सदस्य है एमपी है उसका है 708 दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, एन संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित हुए वो कौन है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एन संजीव रेड्डी 3 नंबर में दिए गए ना ये दोस्तों। यहां पे आपका क्रम पूछा गया आपसे। सबसे पहले फखरुद्दीन अली, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और आर वेंकटरमण। 1, 3, 2, 4 ये रहा बी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न में से कौन कौन सी अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह लोकसभा का सदस्य हो। पहली सही, दूसरी सही, तीसरी सही। वो लोकसभा का सदस्य हो ये गलत है। लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं हैं वो रखता हो, ये कहने का मतलब है। डी ऑप्शन इन तीनों के अलावा। ऑप्शन डी यहां पे गलत दिया गया है। क्वेश्चन 20 है, राष्ट्रपति की पदावधि पर निम्न में से सही कथन की पहचान करें। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर समय से पूर्व हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनः नियुक्त हो सकता है। तो इनमें से जो सही है वो आपको टालने। तो चारों सही है यहां पे। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के संबंध में असत्य कथन बताइए दोस्तों। चौरी का राव कृष्ण सिंह ने लगाया। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई की रकम जनता से वसूलना आरंभ किया। विजय सिंह इस आंदोलन के प्रथम चरण में जुड़े और विजय सिंह ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। यहाँ पे जो गलत दिया गया है ना वो आपको बताना है दोस्तों। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है दोस्तों, ये जगह 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है दोस्तों। प्रथम चरण वो चलता है 1897 से लेकर 1915 तक। दूसरा चरण चलता है 1915 से लेकर 1923 तक दोस्तों। और तृतीय चरण है 1923 से 1941 तक। और जो विजय सिंह जुड़े थे वो द्वितीय चरण में जुड़े थे 1916 में। तो ये गलत है आपका, यहां पे द्वितीय कर लीजिए आप, द्वितीय चरण में। सी ऑप्शन असत्य दिया गया है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 22, निम्न में से बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। रामनारायण चौधरी, दूधवा खारा, शहीद रूपा जी करपा जी या बोल सेविक समझौता। बताइए दोस्तों। बेंगू किसान दूधवा खारा है चूरू में, और चूरू मतलब बीकानेर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दूधवा खारा किसान आंदोलन ये आपका बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, दूधवा खारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह, जय सिंह, तेज सिंह, प्रताप सिंह। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925। कौन थे महाराजा उसमें? महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, नीमूचना हत्याकांड को। और अलवर के शासक थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, मारवाड़ किसान आंदोलन से जुड़ी संस्था
मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 36, 14, 38 या 29? किस साल में हुई? 1938 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, किसान यूनियन क्यों? पुस्तक के लेखक कौन? सर छोटूराम चौधरी, कुंभाराम आर्य, गुलाराम रतकुड़िया या रामदान चौधरी? किसान यूनियन क्यों? पुस्तक के लेखक कुंभाराम आर्य। अब यहां पे बताइए कुंभाराम आर्य किस किसान आंदोलन से जुड़े थे? बीकानेर किसान आंदोलन से दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 26 की ओर। निम्न में से सत्य है, बताइए। संप सभा, गुरु गोविंद गिरी, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत पंथ के संस्थापक गोविंद गुरु, उपयुक्त सभी सत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा एबीसी सही है। यहां पे उपयुक्त सभी सत्य हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? गोविंद गिरी जाति से बंजारा थे, मोतीलाल तेजाब जाति से भील थे, गोविंद गिरी के गुरु राजगिरी थे और मीना क्रॉप्स की स्थापना 1921 में हुई। पहला सही है, दूसरा गलत है। मोतीलाल तेजाब भील नहीं, ओसवाल जाति के थे, यानी बढ़िया थे ये। बी ऑप्शन गलत दिया गया यहां पे। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन बताइए। मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नीमुचना घटना को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही बताया था और मेवाड़ की पुकार पुस्तिका के लेखक गोविंद गिरी थे। देखिए, मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नीमुचना घटना जो होती है उसको गांधी जी ने क्या बताया था कि जो जलियांवाला बाग है उससे विभत्स है और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। तो ये भी सही है। लेकिन मेवाड़ की पुकार पुस्तिका के लेखक गोविंद गुरु नहीं थे दोस्तों। तो कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत, ये याद रखना। गलत है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, 17 नवंबर 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के दिन थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष अमावस्या, पौष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष प्रतिपदा। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी दोस्तों। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 30, कटराथल के प्रथम महिला सम्मेलन का नेतृत्व किया अंजना देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी या किशोरी देवी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है ये, और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। कटराथल के प्रथम महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? 25 अप्रैल 1914 कटराथल सीकर सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी ने दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले और सबसे बाद क्रमशः किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई? कोटा बूंदी, कोटा मारवाड़, जयपुर जैसलमेर, मारवाड़ जैसलमेर? सबसे पहले जयपुर की और सबसे बाद में जैसलमेर की। जयपुर जैसलमेर, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32, 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1945 में जो अधिवेशन है यह उदयपुर में आयोजित हुआ। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। यह 7वां अधिवेशन था। कौन सा था? 7वां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, नरेंद्र मंडल और चरखा संघ की स्थापना क्रमशः कब हुई? 21-22, 21-27, 27-29, 22-27?
नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में, चरखा संघ की स्थापना 1927 में। 21-27 ये रहा, 1921 1927 में। क्वेश्चन नंबर 34, प्रजामंडल और संबंधित नेता असुमेलित कूट है, बताइए। करौली त्रिलोकचंद माथुर, बूंदी भूरेलाल, जयपुर कर्पूर चंद पाटनी, बीकानेर गंगाराम वैद्य। देखिए पहला तो सही है। दूसरा, बूंदी प्रजामंडल कब बना था? 1931 में। क्या भूरेलाल भैया ने किया था? नहीं। कौन थे? कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी थे दोस्तों। तो ये बी ऑप्शन आपका असुमेलित है यहां पे। क्वेश्चन 35, निम्न में से असुमेलित है? मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा, मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास, मारवाड़ राज्य लोक परिषद चांदकरण शारदा, मारवाड़ यूथ लीग जयनारायण व्यास। पहला दिया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा। अगली दी गई है आपको मारवाड़ सेवा संघ, स्थापना जयनारायण व्यास ने 1920 में की। फिर है मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना भी किसने की? जयनारायण व्यास ने ही की थी। कब? 1929 के अंदर, समझे आप। फिर है मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना जयनारायण मारवाड़ यूथ लीग की कब? 1931 में। तो चांदकरण शारदा ने किसकी की? किसी की नहीं, समझे आप। तो गलत कौन सा हो गया? सी वाला आपका। क्वेश्चन 36, समाचार पत्र वैभव किस प्रजामंडल से संबंधित है? भरतपुर, शाहपुरा, करौली या अलवर? भरतपुर प्रजामंडल। देखिए भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। उन्होंने हरियाणा में जगह रेवाड़ी से वैभव समाचार पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान चित्रकला के संदर्भ में असुमेलित है? तस्वीरां कारखानों मेवाड़, अजारारी ओबरी देवगढ़, सूरत खाना जयपुर, चित्रकला किशनगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से आप बता दीजिए दोस्तों। देखिए पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। चित्रकला किशनगढ़ हटाइए और बूंदी कर दीजिए। बीती चित्रों का जिसको हम स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। तो डी ऑप्शन असुमेलित है यहां पे। क्वेश्चन 38, बेसू का चितेरा नाम से प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार गोवर्धन लाल बाबा, परमानंद चोयल, भूर सिंह शेखावत और देवकी नंदन शर्मा। बेसू का चित्तेरा परमानंद चोयल दोस्तों। गोवर्धन लाल शर्मा है ना, इनको भीलू का चित्तेरा कहते हैं, भीलू का चित्तेरा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए ये। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं द्वारा पशुओं का शिकार व वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित शैली कौन सी है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर। महिलाओं द्वारा पशुओं का शिकार वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है कोटा शैली। ऑप्शन ए सही रहेगा, कोटा शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40, चित्रशैली संबंधित चित्रकार के संदर्भ में कौन सा जोड़ा असुमेलित है? अजमेर साहिबा उसना, नादौरा कमला इलायची, आमेर साहिबराम, मेवाड़ बाबा रामचंद्र नारायण। फटाफट कमेंट। देखिए मेवाड़, पहला अजमेर सही है, नादौरा सही है, आमेर सही है, मेवाड़। देखिए नाम दिया गया बाबा रामचंद्र और नारायण। ये दोनों के दोनों जो जुड़े हुए थे वो नाथद्वारा से जुड़े हुए थे। जबकि मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो मेवाड़ के प्रमुख चित्र नासिरुद्दीन और साहिबुद्दीन है, समझे आप। तो ये असुमेलित है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 41, किस चित्र शैली के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? किशनगढ़, बीकानेर, शेखावाटी और नागौर। बीकानेर दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में असत्य कथन है?
राजपूत पेंटिंग पुस्तक 1916 में हेवेल ने लिखी। राजस्थानी चित्रकला शब्द रामकृष्ण दास ने दिया। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। उनियारा व शेखावाटी ढूंढाड़ शैली की उपशैलियां है। तो यहां पे असत्य पूछा है, पहला ही आपका गलत है मित्रों। राजपूत पेंटिंग्स, क्वेश्चन को समझिए। पुस्तक है 1916 में लिखी गई, लेकिन लिखी हवेल के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 43, नए घर का उद्घाटन क्या कहलाता है? अदेटा, नांगल, सामेला, रियाणा। नौकरी लगेगी, यह हमारा वादा है। और पहला सपना, जिनकी शादी नहीं हुई शादी करने का। दूसरा सपना है घर बनाने का। घर बनाओगे, फिर उसमें प्रवेश करोगे, पूजा अर्चना होगी, तो उस घर का जो उद्घाटन है उसको आप क्या कहेंगे? क्या? नांगल कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 44, जवारी क्या होती है? विवाह के पश्चात वधु द्वारा पहली बार बनाया गया भोजन। शादी समारोह में शामिल अविवाहित कन्याओं के लिए प्रयुक्त। दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन। वधु द्वारा फेरू के समय पहनी जाने वाली वेशभूषा। जवारी, दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन दोस्तों। क्वेश्चन 45, चारी प्रथा, जिसमें दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वाले देते हैं, राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः प्रचलित है? 4 जिले दिए गए हैं आपको। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं, एक है भीलवाड़ा, दूसरा है टोंक। यहां पर चारी प्रथा है वो प्रचलित है, टोंक व भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, विवाह के समय नववधु को दिया हुआ कलेवा क्या कहलाता है? बरोटी, हिरावणी, रसबरी, इकताई। विवाह के समय नववधु का कलेवा हिरावणी कहलाता है। यहां पे एक नाम आया इकताई, यहां से आया हुआ है क्वेश्चन पहले भी। दर्जी द्वारा जब वर और वधु के कपड़ों का जो नाप लिया जाता है उसको इकताई कहते हैं दोस्तों। एक बरोटी भी नाम आया है यहां पे, बरोटी। विवाह के बाद वधु के लिए जो स्वागत भोज रखा जाता है उसको बरोटी कहते हैं। क्वेश्चन 47, जनगणना 2011 के संदर्भ में असत्य कथन। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर 21.3%, पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर 20.8%, महिला जनसंख्या वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में कम रही। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर भारत की अपेक्षा अधिक रही। देखिए, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। महिला जनसंख्या वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में अधिक रही। तो महिलाओं की जो वृद्धि दर थी वो थी 21.8%। समझे आप? तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 48, जनगणना 2011 के आंकड़ों पर विचार करिए। तो करिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। सत्य कथन बताने हैं यहां पे। पहला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कितना है? 994। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर नहीं है, धौलपुर है। समझे आप? कितना है? कितना है? 846। पहला सही हो गया यहां पे, दूसरा गलत। तीसरा देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा। क्या सही है? सही है दोस्तों। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर नहीं है। कौन सा है? झुंझुनू है दोस्तों। कौन सा है? झुंझुनू।
तो पहला तीसरा डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 49, राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम। आप कमेंट करके बता दो, जिले आपके सामने। ये 75 है, यहां पे 75.5% इंपॉर्टेंट चीज है। जो 4 जिले दिए गए ना, उन्हीं का मैं आपको स्कोर बता रहा हूं। ये रहा आपका डी वाला। कोटा का 76, जयपुर का 75, झुंझुनू का 74 और सीकर का 71.9%। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50, जनगणना 2011 के संदर्भ में राजस्थान की जनजातियों पर विचार कीजिए। जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। मीणा सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में। डामोर सर्वाधिक कहां पर है? डूंगरपुर में। भील सर्वाधिक कहां पर है? बांसवाड़ा में। और सांसी भरतपुर में। 2 1 4 3। देखिए क्या सही है क्या? 2 1 4 3। ये रहा ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जनगणना 2011 के अनुसार 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 वर्ग किलोमीटर है। अब बताइए 100 से कम। जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यहां पे लिख दूं मैं कितना कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति सर्वाधिक घनत्व जयपुर का है। उसके बाद 2 नंबर पे भरतपुर, 3 नंबर दौसा, 4 नंबर अलवर। और यहाँ पे जो आपका 51 में सही है ना, ये रहा। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92 जनसंख्या घनत्व है ये। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52, निम्न में सुमेलित है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा, आदित्य मिल किशनगढ़, गंगानगर, सहकारी कताई मिल श्री गंगानगर। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। एक बात ध्यान रखिए, यहां पे एक चीज दी गई है आपको भवानी मंडी में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल 2021 के अंदर इस मिल को निर्यात रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और चौथा गलत है, यह हनुमानगढ़ में। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 54, रसायन व उर्वरक उद्योग कारखानों को सुमेलित कीजिए। सिंपल सा है, चलिए करिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? बता दीजिए जल्दी से। डीडवाना। अगला है आपका, वो है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। कहां पर है? अलवर में। श्री राम फर्टिलाइजर कोटा में। और मोदी एल्केलीज एंड केमिकल भीलवाड़ा। समझे आप? यहां पे 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 54, औद्योगिक पार्कों में सुमेलित है। औद्योगिक पार्क व स्थान। स्टोन पार्क विष्णोद, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा, होजरी पार्क जोधपुर, कोरियाई पार्क निमराना। ये विष्णोद कहां पर है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। ये धौलपुर में है विष्णोद। कहां पर है? धौलपुर में। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। देखिए होजरी पार्क है ना, ये भिवाड़ी। अब ये मत पूछना भिवाड़ी कहां अलवर, यहां पर है आपका। तो ये है सुमेलित है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 55, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में असत्य कथन है। ये राजस्थान के 13 जिलों से गुजरेगा। इसे जापान की सहायता से संचालित किया जा रहा है। डीएमआईसी के तहत राजस्थान के 2 औद्योगिक क्षेत्र व 3 इन्वेस्टमेंट रीजन तैयार किए जाएंगे।
डीएमआईसी के दोनों ओर 150 किलोमीटर दूर कुल 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का चयन किया जाएगा। तो यहां पे देखिए ये गलत है आपका। क्यों गलत है? ये 2 तो है इन्वेस्टमेंट रीजन और 3 है औद्योगिक क्षेत्र, उल्टा कर दिया यहां पे। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56, राजस्थान के किस जिले में 100 करोड़ की लागत से एमएसएमई पार्क का निर्माण किया जाएगा? कहां पर? दौसा के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 57, मानसून पूर्व की वर्षा के संबंध में बेमल स्थान वर्षा का नाम। असम में चाय वर्षा, उड़ीसा में आमर वर्षा नहीं कहते हैं। आमर वर्षा केरल में कहते हैं। आमर वर्षा केरल है। तो उड़ीसा में नार्वेस्टर। ये आपका गलत दिया गया यहां पे, एसुमेली दिया गया बी वाला। बाकी कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, पश्चिम बंगाल में कालबैसाखी। अगला क्वेश्चन, मानसून के निवर्तन के समय बनने वाली दशाओं के संबंध में सत्य कथन है। शीतकाल के पूर्वोत्तर भारत में उच्च दाब का विकास, आईटीसीजेड का दक्षिण की ओर स्थानांतरण, शीतोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना, दक्षिण पश्चिमी पवनों का अपने स्थान पर कायम होना। निवर्तन के समय बनने वाली दशाओं के संबंध में सही कथन ये रहा बी वाला, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। 200 मिलीमीटर। इसको हम 20 सेमी भी बोल सकते हैं, समझे ना? अब तो ये रहा लद्दाख और राजस्थान, यहां से कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन 60, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। किसमें? पंजाब के अंदर। क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा राज्य लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता? उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश दोस्तों। क्वेश्चन 61, दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का सही क्रम। ये भारत, ये हमारा भारत है। अब देखिए दक्षिण, इस प्रकार नदियों का क्रम बताना है। ये इस प्रकार बताइए। 4 नदियां, तुंगभद्रा, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा। सबसे दक्षिण में इनमें से कौन सी नदी है? कौन सी है? तुंगभद्रा है। उसके बाद गोदावरी, फिर ताप्ती और फिर नर्मदा। ये रहा ऑप्शन ए आपका सही यहां पे रहेगा दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आ रहा है 63, निम्न में से सुमेलित है झील और राज्य। मानसर झील पंजाब, तवावोहर झील मध्य प्रदेश, सोंगमो झील सिक्किम, वीरानम झील तमिलनाडु। देखिए पहला ऑप्शन देखिए मानसर झील जे&के में ये ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। ये तवावोहर झील, इसके बारे में आया हुआ है क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कोयना, यरला, पूर्णा, मुसी। कोयना, यरला, मुसी, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये कृष्णा की है। जबकि ये आपको एक यहां पे नाम दिया गया ना पूर्णा, ये तापी की है, ताप्ती की, सॉरी तापी की, ताप्ती की। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 65,
सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कीजिए, नदी और उद्गम स्थल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। बताइए दोस्तों, रावी कहां से? कुल्लू पहाड़ी से। पेनार नदी कर्नाटक के अंदर कोलार में स्थित है, नंदीदुर्ग पहाड़ी। महानदी अमरकंटक पहाड़ी से। क्या सही है क्या? महानदी कहां से निकलती? इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये रहा महानदी अमरकंटक और कावेरी ब्रह्मगिरी से। 1 2 4 3 यही बना, ये रहा बी ऑप्शन आपका सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66। निम्न में से सुमेलित छांटिए। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अलकनंदा विष्णु, अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा। बताइए दोस्तों कौन कौन सी नदियां कहां कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, विष्णु, गंगा नदी, पहला सही। नंद प्रयाग, अलकनंदा व नंदाकिनी। नंदाकिनी है यहां पे, अलकनंदा पिंडरी नहीं है, पिंडर नहीं है, अलकनी, तो ये गलत हो गया। बाकी रुद्र प्रयाग है आपका, अलकनंदा मंदाकिनी है। देव प्रयाग के अंदर भागीरथी अलकनंदा है। अब यहां पे दिया गया अलकनंदा और पिंडर, ये आपकी मिलती है कर्ण प्रयाग में। कहां पर? कर्ण प्रयाग में, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67। हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने। सोनोजोइक महाकल्प में वृद्ध हिमालय का निर्माण हुआ, लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ और शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन कल्प में हुआ। सत्य कथन तीनों है आपके, डी ऑप्शन 1 2 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 68। निम्न में से असुमेलित है। पठार स्थित बैतूल मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, रायलसीमा कर्नाटक आंध्रा, तेलंगाना पठार तेलंगाना। बता दीजिए। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। तेलंगाना आंध्रा में है, ये आंध्र प्रदेश में, समझे आप? तो डी ऑप्शन यहां पे सही आपका रहने वाला है दोस्तों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 69। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थालघाट दर्रा पश्चिमी सह्याद्री में स्थित है। बोरघाट दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। असत्य कथन बता दो 69 में। पहला देखिए, थालघाट दर्रा दक्षिणी सह्याद्री में, क्या उत्तरी में? उत्तरी में, ये उत्तरी सह्याद्री में। आगे दिया गया बोरघाट दर्रा, यह आपका मुंबई पुणे के मध्य है, मुंबई और पुणे के मध्य, पुणे मुंबई के मध्य। ये गलत है आपका, दोनों ही गलत हो गए। 1 2 है, सत्य है यहां पे दोनों के दोनों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पुणे है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। असत्य कथन बताना है। पहले देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? क्या पुणे? गलत, पुणे नहीं है, याद कर लो। कौन सा है बता रहा हूं भी तो, उत्तर पूर्व दिल्ली, समझ गए? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी नहीं है। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अंडमान निकोबार के, तो दोनों गलत है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम, न्यूनतम। फटाफट कमेंट कीजिए। सबसे कम लाख में लिख रहा हूं मैं, ये 6 लाख हो गया, फिर ये 10 लाख हो गया, फिर इसके बाद ये 13.8 लाख हो गया, फिर इसके बाद ये 41.5 लाख हो गया। क्रम है वो आपको मैं भी बता देता हूं कौन सा है, आप कमेंट कर दो तब तक। ये रहा, सिक्किम 6 लाख, मिजोरम 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश 13 लाख,
और गोवा 41.5 लाख दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 72, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इसके द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 73, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित बतूल बेगम का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बतूल बेगम जो पुरस्कार मिला मांड व भजन लोक गायन के क्षेत्र में मिला और इनका संबंध है जयपुर जिले से दोस्तों। क्वेश्चन 74, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष, पहली बात तो स्थापना कब हुई? कब हुई? 1957 के अंदर। कौन है? कृष्णा पूनिया दोस्तों। क्वेश्चन 75, निर्यात तैयारी सूचकांक में भू आवेष्टित श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताइए। अब देखिए यहां पे दिया निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें तो 11वां है, लेकिन हमें पूछा है भू आवेष्टित श्रेणी में। इसमें तो 11वां है, लेकिन इसके अंदर भू आवेष्टित श्रेणी की अगर हम बात करते हैं लैंडलॉक्ड श्रेणी की, तो उसमें 6वां स्थान है। ए ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 76, द इकोनॉमिक बुलेटिन त्रैमासिक पत्रिका का संबंध किस संस्था से? राज्य वित्त आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान विश्वविद्यालय वित्त विभाग, राजस्थान सरकार? किससे? राजस्थान विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन 77, अधिगम का संरचनात्मक सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पियाजे, ब्रूनर, वुडवर्थ, आसुबेल? संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दोस्तों। क्वेश्चन 78, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अधिगम अक्षमता मतलब सीखने की जो क्षमता है उसकी अनुपस्थिति 1963 के अंदर किसके द्वारा? यही पूछा है 1963 में शैमुएल क्रिक के द्वारा। कब? 1963 में। अगला क्वेश्चन, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अनुभवजन्य अधिगम, आसुबेल, रोजर्स, पियाजे, वाइगोत्स्की? फटाफट उत्तर कीजिएगा। कार्ल रोजर्स के द्वारा अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन 80, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित नहीं करता? कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि या उद्दीपन? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक? उद्दीपन दोस्तों। उद्दीपन बुद्धि को प्रभावित नहीं करता। समझ गए? क्वेश्चन 81 की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम सकारात्मक होता है लेकिन नकारात्मक नहीं होता, और अधिगम नया कार्य करना है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, तो ये सी ऑप्शन आपका गलत है यहां पे। क्वेश्चन 82, अधिगम स्थानांतरण का आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत जूड स्पेरमैन, बागले, रूचर? आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत दिया था बागले ने। किसने? बागले ने। क्वेश्चन 83, उद्दीपकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
उद्दीपकों के मुख्य दो प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्तक अनअनुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करता है। विमुखी उद्दीपक परिहार एवं पलायन की अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। प्रवर्त्यात्मक अनुबंधन तीव्र गति से होते हैं दोस्तों। दो प्रकार सही है, प्रवर्त्यात्मक और विमुख। इनमें से जो प्रवर्त्यात्मक दिए गए ना बहुत तीव्र गति से, ये गलत दिया गया आपका। तीव्र गति से नहीं, धीमी गति से होते हैं। विमुखी उद्दीपक है, ये तीव्र गति से होते हैं। क्वेश्चन 84, अत्यधिक दुश्चिंता एवं भय पीड़ित व्यक्तियों का इलाज अधिगम की किस विधि द्वारा किया जाता है? विलोपन, विरुचि, कर्मिक विसंवेदीकरण और आप्लावल। अत्यधिक दुश्चिंतित व भय पीड़ित व्यक्तियों का जो चिकित्सा है, जो इलाज है, वो कर्मिक संवेदनीकरण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 85, अधिगम अशक्त बालकों के बारे में असत्य कथन है। अधिगम अशक्त बालकों के बारे में असत्य कथन बताइए। अधिगम अशक्त बालकों में अवधान की कमी क्या होती है? ऐसे बालक काम करने के मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुकरण करने में असफल होते हैं। अधिगम अशक्त बालकों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता सामान्य होती है। कोई कथन असत्य नहीं। ये रहा, अधिगम अशक्त बालकों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता सामान्य नहीं, क्या होती है? निम्न होती है। तो ये गलत दिया गया है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, कौन सा पुनर्बलन देने पर अधिगम सबसे कम होगा? सतत, आंशिक, पश्चगामी, आनुपातिक। पश्चगामी। पश्चगामी पुनर्बलन मतलब अनुक्रिया होने के बाद पुनर्बलन देना। तो अनुक्रिया हो जाने के बाद पुनर्बलन देने का कोई औचित्य रहता है क्या? कोई औचित्य नहीं रहता, ऐसे में कोई अनुबंधन नहीं होता है। क्वेश्चन 87 में चलते हैं हम। कौशल अधिगम के 3 चरण किसने बताए? फिट्स, जड़, मेलोवी, वुडवर्ड। 3 चरण कौशल अधिगम के, संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वायत्तता, ये बताए थे फिट्स ने। किसने? फिट्स ने दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 88, अधिगम के किस सिद्धांत के तहत ऐसा माना जाता है कि नया सीखा हुआ व्यवहार पुनर्बलन नहीं मिलने तक व्यक्त नहीं होता? नया सीखा हुआ व्यवहार पुनर्बलन नहीं मिलने तक व्यक्त नहीं होता, ये कौन सा सिद्धांत है? सामीप्य क्षेत्र है, अधिगम चिन्ह है, या अव्यक्त सिद्धांत है अधिगम का? कौन सा सिद्धांत है? यह है अधिगम के चिन्ह या अव्यक्त सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन 89, परोपकार, आक्रामकता, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस्य आदि अधिगम की किस विधि द्वारा अर्जित किए जाते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन, अभ्यास व त्रुटि, सूझ या मॉडलिंग। हम परोपकार हो, हम आक्रामकता हो, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस्य, ये हम क्या करते हैं? किसी को देखकर सीखते हैं, मतलब मॉडलिंग दोस्तों। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखिए। सकारात्मक दंड अधिगम की अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, नकारात्मक दंड अधिगम की अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, सकारात्मक पुनर्बलन अधिगम की अभिक्रिया को घटाता है, नकारात्मक पुनर्बलन अधिगम की अभिक्रिया को बढ़ाता है। तो पूछा क्या है? देखिए, पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अभिक्रिया की दर को हमेशा बढ़ाएगा, समझिए आप। लेकिन जो ये दंड दिया गया ना, ये दंड ये हमेशा घटाता है। तो यहां बढ़ाता बढ़ाता दोनों गलत हो गए। अब देखिए, पुनर्बलन है तो ये बढ़ाएगा, यहां पे घटाता गलत हो गया। सत्य कौन सा रहा? डी वाला दोस्तों। क्वेश्चन 91, निम्न में से असत्य कथन बताइए। क्रियाप्रसूत अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक सुपरिभाषित होता है। प्राचीन अनुबंधन में अनुक्रिया उद्दीपक के नियंत्रण में होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती है। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक तथा अननुबंधित उद्दीपक सुपरिभाषित होते हैं।
देखिए एक बात यहां पे ध्यान से सुन लेना, पहला गलत है आपका, क्यों है वो मैं कारण बता दूं। पावलोव ने जो प्राचीन अनुबंधन दिया था उसमें तो जो उद्दीपक था वो क्या था, सुपरिभाषित था, लेकिन स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है इसमें उद्दीपक सुपरिभाषित नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 92, सेलिगमैन तथा मायर ने अधिगम से संबंधित कौन सा संप्रत्यय प्रस्तुत किया? अधिगम निपुणता, अधिगम वक्र, अधिगम असहायतापन, अधिगम सहायतापन, बताइए सेलिगमैन व मायर ने। अधिगम असहायतापन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 93, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का अर्जन, अनुभव में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, जेपी गिलफोर्ड ने यह परिभाषा दी थी। क्वेश्चन 94, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम केवल मनुष्य में ही पाया जाता है? बताइए, श्रृंखला, संकेत, सिद्धांत या शाब्दिक? मनुष्यों में ही कौन सा अधिगम इनमें से पाया जाता है? कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, अच्छा यह है थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा अधिगम केवल मनुष्य में ही पाया जाता है? तो यहाँ पे रहेगा सिद्धांत अधिगम वाला। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व है पुरस्कार, अभ्यास, तत्परता या पुनर्बलन? फटाफट दे दो इसका उत्तर 1 सेकंड में। पुनर्बलन है दोस्तों, डी ऑप्शन। क्या सही है? बताइए। गलत बात, अधिगम के लिए सबसे आवश्यक होती है वो होती है तत्परता। यही देख रहा था मैं, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96, दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है? व्यवहार को आकार देना, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संवेगात्मक अनुबंधन? बताइए दोस्त। दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास व अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन 97, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में असत्य कथन बताइए। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिशिष्ट फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। सिफारिश की जाने वाली फसलों में चुकदा खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल है। बताइए। देखिए ये तीसरा गलत है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ना, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का नहीं है, ये कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय है, उसका एक कार्यालय है। तो ये सी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन 98, ई कॉमर्स के मॉडल के संदर्भ में असंगत है। B2B मॉडल, इसके अंतर्गत एक कंपनी किसी दूसरे फर्म को सामान बेचती है। B2C, इसके तहत उपभोक्ता किसी कंपनी से सीधे सामान खरीदता है। C2C, इसके तहत उपभोक्ता सीधे उपभोक्ता से संपर्क करता है। और C2B, इसमें कंपनी और विभिन्न बैंकों के मध्य लेन देन होता है। बताइए। यह गलत है, डी वाला। कंपनी सीधे उपभोक्ता के पास चली जाती है, यहाँ पे बैंकों के पास नहीं। कंपनी कहां पर? उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास। ये रहा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 99, उद्योग क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन इकाइयों के बारे में असत्य कथन बताइए। देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी 55% है। कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में जारी की गई। भारत विश्व में जेनेरिक दवाओं का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
देखिए, भारत विश्व में जेनेरिक दवाओं का तीसरा बड़ा नहीं, पहला बड़ा, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है दोस्तों। लेकिन उद्योग मात्रा के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये यहां पे आपका असत्य दिया गया है, डी वाला। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमत क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन छांटिए। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र में 74% तक की एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है। स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र एफडीआई 49% है। दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से एफडीआई 7% अनुमति है और उपयुक्त सभी कथन सत्य। बताइए यहां पे देखिए, यहां पहला सही है, दूसरा ये 49 को वर्तमान में 74 कर दिया है, ये हटा दिया है, ये गलत है आपका। पहला काम यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी। जुड़िए दोस्तों, एग्जाम के बाद हमें साथियों का आपका स्कोर है वो पता करना है, तो इंस्टाग्राम पर सभी साथी जुड़ जाइए। दूसरी बात, ऐप यहां पर दी गई है जिन साथियों को नोट्स पढ़ने हैं, पेपर पेस्ट के कंप्लीट नोट्स और कम समय में, तो ऐप के ऊपर जाइए। और आज समय आपके पास, आज आपने वहां ऐप से नोट्स ले लिए तो अगले 15 दिन है, आराम से आप एक एक नोट्स को पढ़ लेंगे दोस्तों। क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर क्या रहा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।